गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था पार्ट 13। आशा है सबका काम कॉपी और बुक दोनों में कंप्लीट हो गया होगा। पार्ट 14 जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पार्ट 14 आपका सेकेंड सेमेस्टर में नहीं है, ये थर्ड सेमेस्टर में है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में एक भी कविता नहीं दी गई है आपकी बुक में, इसलिए हम लेसन 14 को थर्ड सेमेस्टर में डालेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 15, यमुना नदी की कहानी। इस पाठ में यमुना नदी के महत्व, इतिहास व वर्तमान दशा का ज्ञानवर्धक विवरण है। हमें अपनी नदियों की दशा बताते हुए उनकी स्थिति सुधारने की प्रेरणा भी होती है। यानी नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से हुआ, कहाँ से निकली, उसका इतिहास क्या है यमुना नदी का, और नदियों को कैसे साफ सुथरा रखा जाए इसके बारे में भी इस लेख में बताया गया है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। क्या तुम बता सकते हो कि दिल्ली नगर किस नदी के तट पर बसा है? क्या तुम जानते हो कृष्ण जी किस नदी के किनारे जन्मे, पले और बड़े हुए? उत्तर है यमुना नदी, जिसे लोग प्यार से जमुना भी कहते हैं। यमुना की कहानी यमुनोत्री से शुरू होती है। यमुनोत्री एक पहाड़ी का नाम है जो हिमालय में है, यानी वहीं से यमुना नदी निकलती है। इस स्थान को तुम मानचित्रावली में अर्थात एटलस में ढूंढ सकते हो। थोड़ा और बड़े हो जाओ तो अपने साथियों के साथ तुम यहाँ का भ्रमण भी कर सकते हो। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 है, यानी 1376 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक पानी को ढोने के बाद यह अपने से बड़ी नदी गंगा में मिल जाती है, यानी यमुना गंगा की सहायक नदी है। 1376 किलोमीटर लंबी है और लास्ट में ये जाकर के गंगा में मिल जाती है। दो नदियों के मिलने की जगह को संगम कहते हैं, यानी जहां पर आपकी नदियां मिलती है उनको कहते हैं संगम। मान लीजिए एक नदी आपकी मानचित्र में, एक नदी मान लीजिए इधर से है, एक नदी यहाँ से आती है, तो जो बीच का मिलन स्थल है उसी को कहते हैं संगम। दो नदियों के मिलने की जगह को संगम कहते हैं। ऐसी मिलन स्थलियों को प्रयाग भी कहते हैं, जैसे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। वहां विभिन्न नदियों का संगम होता है। इलाहाबाद को प्रयागों का राजा यानी प्रयागराज कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो बड़ी बड़ी पवित्र नदियां गंगा और यमुना मिलकर एकाकार एक हो जाती है। पहले यहाँ पे सरस्वती नदी का भी संगम था। सरस्वती नदी अब प्रदूषण की वजह से विलुप्त हो गई, एक पतली धार उसकी दिखाई देती है। तो मुख्य रूप से गंगा और यमुना का संगम यहाँ मिलना दिखाई देता है। ओके, इलाहाबाद के संगम को त्रिवेणी भी कहा जाता है। त्रिवेणी मतलब तीन नदियों के मिलने की जगह, क्योंकि यहाँ किसी जमाने में तीन नदियां, वही मैंने आपको बताया, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता था। सरस्वती नदी अब विलुप्त हो गई है प्रदूषण की वजह से, मिट्टी की वजह से, गंदगी की वजह से। यहाँ पे इसकी सिर्फ पतली धार दिखाई देती है। अनुमान है कि इस नदी के पानी में इतनी मिट्टी बहकर आती होगी कि हजारों सालों में उस मिट्टी का थोड़ा थोड़ा अंश तलछट के रूप में नदी को काटता गया होगा, और एक दिन ऐसा आया होगा कि पूरी नदी पट गई होगी, अर्थात तलछट की मिट्टी से भर उठी होगी। यानी उस नदी में पानी के साथ साथ, सरस्वती नदी में पानी के साथ साथ इतनी मिट्टी बह के आई होगी कि उसने पूरी नदी को ढक लिया। इसलिए यमुना नदी का अस्तित्व यानी यमुना नदी अब हमें दिखाई नहीं देती है। यदि सरस्वती नदी की तलछट की सफाई करके उसके किनारे वाले लोग नियम पूर्वक अगर करते रहते उसकी सफाई, यदि नदी में से, सरस्वती नदी में से मिट्टी को बराबर समय समय पर निकालते रहते, तो पूरी की पूरी नदी के गायब हो जाने की नौबत न आती। सोचो कि नदी के विलुप्त हो जाने से उसके किनारे हुए बसे हुए गांवों पर क्या बीती होगी। नदी का मुख्य क्या काम है? उसके पानी से सिंचाई। तो फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं, मनुष्य और पशु को पीने के लिए भी पानी नहीं,
नहाने धोने और सफाई के लिए भी पानी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय इलाके में उछलती कूदती पहाड़ी नदी के रूप में बहने के बाद यमुना नदी पौटा साहब के पास हथनी कुंड नाम की जगह पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसको आप मैप में देख सकते हैं। हथनी कुंड तक यमुना का पानी तेज रफ्तार से आता है, बीच में कोई भी प्रदूषण मिट्टी गंदगी नहीं है। इस रफ्तार से इसी रफ्तार की ध्वनि को सुना भी जा सकता है, यानी उस समय तक नदी का पानी बिल्कुल साफ है। हथनी कुंड के बाद यह हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत होते हुए दिल्ली प्रवेश करती है। दिल्ली के बाद फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और हमीरपुर होते हुए इलाहाबाद में जाकर इसकी यात्रा पूरी होती है। जो नदी बहते बहते समुद्र में जा मिलती है उसे स्वतंत्र नदी कहते हैं, जैसे गंगा। गंगा जो है किसी की सहायक नदी नहीं है, पहाड़ों से निकलते हुए सीधे जाकर के सागर में मिलती है। ऐसी नदियों को बीच बीच में दूसरी नदियां आकर मिलती रहती है। बीच बीच में आकर मिलने वाली नदियों को सहायक नदी कहा जाता है, जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में यमुना का विशेष महत्व है। हर नदी का एक जल ग्रहण क्षेत्र होता है। जल ग्रहण क्षेत्र उस संपूर्ण क्षेत्र को कहते हैं जहां से नदी में जल आ सकता है। अतः जल ग्रहण क्षेत्र की हर मानवीय गतिविधि नदी के जल को प्रभावित कर सकती है। यानी नदी में जहाँ से पानी आता है नदियों में, उस नदी को अगर वहाँ के पानी को लोग यूज करें, है ना, तो अगर वो पानी गंदा कर देगी यूज करके, तो वो गंदा पानी नदी से होते हुए जाकर के समुद्र में मिले। यमुना नदी का कुल ग्रहण क्षेत्र 3,45,800 वर्ग किलोमीटर। इसमें 6 राज्य शामिल है, यानी इतने सारे पानी को लेकर के यमुना नदी चलती है जो 6 राज्यों को देते हुए जाती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। इन देश शहरों का, राज्यों का और राज्यों के शहरों का इसी नदी के पानी से काम चलता है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, हिंडन, टोंस, बेतवा और केन। इनमें चंबल सबसे बड़ी नदी है। यमुना में प्रतिवर्ष लगभग 100 अरब किलोमीटर जल बहता है। कुल प्रवाहित जल का 80% भाग 3 बरसाती नदियों में बह जाता है। इसलिए अन्य ऋतुओं में यमुना नदी में कम पानी रहता है। पानी जो है अधिक होने की वजह से यमुना नदी का पानी अधिकतर बारिश के समय में यह बह जाता है, ओवरफ्लो होकर के बह जाता है पानी। और यही वजह है कि कभी कभी यमुना नदी का पानी कम दिखाई देता है। बारिश होती है, नदी में पानी भरता है और ये उफन के एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, बह जाता है। सम्राट फिरोज शाह तुगलक ने यमुना से निकलने वाली पहली नहर खुदवाई जो हरियाणा के हिसार जिले तक जाती थी। बाद में बादशाह अकबर ने इसकी एक और शाखा दिल्ली तक पहुंचाई। अंग्रेजों ने इसकी मरम्मत कराकर इसे पश्चिमी यमुना शहर नहर का नाम दिया। यह नहर हथनी कुंड के पास स्थित ताजेवाला बैराज से शुरू होती है। बैराज मतलब होता है एक प्रकार का बांध है, इसमें कई बड़े बड़े गेट लगे होते हैं और इनको समय के अनुसार खोला या बंद किया जाता है। वही उसने लिखा। यहीं से यह नहर हथनी कुंड के पास स्थित ताजेवाला बैराज से शुरू होती है। यहीं से पूर्वी यमुना नहर भी शुरू होती है। आगरा नहर दिल्ली स्थित ओखला बैराज से शुरू होती है। बैराज मतलब मैंने आपको बताया ना, बड़े बड़े गेटों की एक श्रृंखला लाइन होता है, उसको समय के अनुसार पानी के प्रवाह को वो रोकता है या खोलता है। क्या तुम बता सकते हो कि नदी में नहरें क्यों बनाई जाती है? नदियों से नहर के रूप में पानी को क्यों निकाला जाता है? इसका कारण एक तो यह है कि जिन क्षेत्रों में नदी का पानी नहीं पहुंच पाता, उन क्षेत्रों में इसी नहरों के द्वारा पानी भेजा जाता है।
लोगों की जरूरत पूरी की जाती है। दूसरा कारण यह है कि बरसात में जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के पानी को नहरों के द्वारा निकाला जाता है ताकि बाढ़ की वजह से तबाही ना हो, और जहाँ सूखा क्षेत्र है वहाँ इस पानी को यूज किया जाता है। इसका कारण एक यह है कि जिन क्षेत्रों में नदी का पानी नहीं पहुंच पाता वहां नहरों के द्वारा पहुंचाया जाता है ताकि लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो। दूसरा, बरसात में जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के पानी को नहरें अपने में रोक लेती है, अर्थात अतिरिक्त पानी को नहर के द्वारा बहा करके बाढ़ को आने से रोका जाता है, और वो जो अतिरिक्त पानी नहर के द्वारा निकला है उसको सूखा क्षेत्र में भेजा जाता है। और इसने लिखा, तीसरा कारण यह है कि मुख्य धार द्वारा अधिकांश पानी समुद्र तक न पहुंचे बल्कि नहरों के द्वारा मैदानी इलाकों में इसको यूज किया जा सके। जहाँ पानी की कमी है वहां या मैदानी इलाकों में खेती की सारा पानी बहा के समुद्र में न चला जाए, बाढ़ न आए, इस वजह से भी नदियों से नहरों को निकाला जाता है। पिछले कुछ वर्षों से यमुना नदी के पानी में प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। पानी में बाहर से डाले गए अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ, गंदगी, कचरा या मल जल जैसे गंदे पदार्थ पानी को खराब कर देते हैं। अभी आपने सुना होगा कोरोना के समय बहुत सारे डेड बॉडी भी गंगा नदी में बहाए जा रहे थे, जिससे क्या होगा, नदी का पानी प्रदूषित होता है। इससे जल उपयोग लायक नहीं रहता। जब प्रदूषित हो गया, गंदा हो गया तो पानी का कोई यूज नहीं, वो क्या करेगा, बीमारी फैलाएगा। इसी को कहते हैं जल प्रदूषण। साफ सुथरा जल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, पर अब यह एक दुर्लभ वस्तु हो गया, आसानी से नहीं मिलता है अब साफ पानी। कई लोग खरीद कर पानी पीते हैं। जल प्रदूषण के मुख्य कारण है शहरों से आने वाले गंदे नाले और उद्योगों का कचरा। जो इंडस्ट्री चलती है उससे जो गंदगी पदार्थ कचरे निकलते हैं उसको भी नदियों में बहा दिया जाता है। यमुना के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा जैसे अनेक बड़े और औद्योगिक नगर बसे हैं। यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है, वैसे मैंने बताया इंडस्ट्री का सारा कचरा इस पानी में बहा दिया जाता है, यमुना नदी के पानी में। इन शहरों से कई गंदे नाले भी के पानी भी इसी नदी में आकर मिल जाते हैं, और इसीलिए ही क्या करते हैं, नदी को प्रदूषित, गंदा करते हैं। शहरों की नगर पालिकाओं और नगर निगमों का यह कर्तव्य है कि वे अपने शहर के गंदे पानी को साफ करने के बाद ही उसे नदियों में मिलने दें, पर बहुत कम नगरों में गंदे पानी को साफ करने की सुविधा उपलब्ध है। फिल्टर सिस्टम बहुत कम है। यमुना नदी के किनारे स्थित 8 प्रमुख शहरों से लगभग 16 लाख लीटर गंदा पानी और कचरा प्रतिदिन इस यमुना नदी में मिलता है। 8 प्रमुख शहर में पड़ चुके हैं ना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इटावा, ओके, मथुरा। ये सारे शहर का पानी जो है गंदा पानी नाले के रूप में इसी नदी में आके मिलता है। तो ऐसे कोई भी मशीन अभी यहाँ पे नहीं लगाया गया जो गंदे पानी को साफ करके फिर से यमुना नदी में मिलाए। विकसित देशों की तरह हमारी नदियों में प्रदूषण का मुख्य कारण है औद्योगिक निस्राव, बल्कि उद्योग धंधे तो केवल 20%। ऐसा नहीं है कि कल कारखाने से जो गंदगी निकलती है वही सिर्फ नदी को गंदी करती है, उसमें से कचरा जो है सिर्फ 20% ही नदी को गंदा करता है। प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं 80% घरेलू मल, जल और शहरी कचरा। शहरी कचरे या मल जल के मुख्य रूप में कार्बनिक पदार्थ उसमें होते हैं जो पानी पर मिलकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। बोलचाल की प्रक्रिया में इसको सड़ना कहते हैं। खाना है, गंदी चीजें हैं, घर का कचरा है, ये सब क्या होता है, पानी में जाके मिलेगा और वो क्या हो जाता है, सड़ता है। इससे पानी बदबू भी मारेगा और प्रदूषित भी हो जाएगा। किंतु वैज्ञानिक भाषा में इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। जल में वायु की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है प्रदूषण की वजह से। ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पानी में ऑक्सीजन की कमी से मछलियां और उसके साथ रहने वाले और जंतु भी मर जाते हैं। सामूहिक स्नान, धार्मिक अनुष्ठान,
मवेशियों को नहलाना, जानवरों को नहलाना, नदी किनारे मुर्दों को जलाना तथा छोटे शिशुओं और मवेशियों के शवों को नदी में बहाने से भी प्रदूषण होता है। सामूहिक स्नान के समय रोगों को फैलाने वाले अनेक बैक्टीरिया, वायरस और कवक पानी में फैल जाते हैं। सामूहिक स्नान जब होता है, छठ के बाद नहान का जब फेस्टिवल होता है, तो बहुत सारे लोग एक साथ नहाते हैं, तो शरीर की गंदगी भी इस पानी में जाके मिलती है। धार्मिक अनुष्ठान, जो पूजा पाठ होता है, उसमें का जो फूल है, पत्तियां हैं, दूध है, सिर के बाल जो कटे हुए होते हैं, आटा, ये सबको भी पानी में बहा दिया जाता है। इससे भी प्रदूषण में वृद्धि होती है। जलने के बाद अस्थियां और राख, इसको भी पानी में बहाते हैं। पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, मथुरा और आगरा में अनेक कारखाने हैं। कारखानों में भी पानी का उपयोग किया जाता है। उद्योग के बाद बचा हुआ पानी गंदगी लेकर वापस इसी नदी में आता है। इनमें कई विषैले पदार्थ भी मिले होते हैं। जब उद्योगों का पानी नदी के पानी में मिलता है, तब प्रदूषित होने के साथ साथ वो पानी को जहरीला भी बना देता है। ऐसा पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाता। मथुरा में कपड़ों की रंगाई के कई कारखाने हैं, यानी कपड़े को जब कलर किया जाता है तो उस कलर को भी पानी में बहवा देते हैं। वही इसने लिखा, जिससे रंगीन पानी मिलकर यमुना में मिल जाता है, इससे भी यमुना नदी का पानी रंगीन हो जाता है। यमुना नदी में बरसात को छोड़कर बाकी ऋतुओं में पानी की कमी हो जाती है। अधिक पानी में जब गंदा पानी मिलाया जाता है तब उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत कम पानी में थोड़ा भी प्रदूषण प्रभावी होता है। यमुना नदी की स्थिति ऐसी ही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यमुना नदी की सफाई के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। भविष्य में यमुना नदी संभवतः कुछ साफ हो जाएगी। हम सबका कर्तव्य है कि नदियों को साफ रखने में हम सरकार की मदद करें। नदी के किनारे या नदी में बेकार की चीजें नहीं फेंकनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको लेसन 15। क्वेश्चन आंसर मैं पीडीएफ में भेज दूंगी, मौखिक और लिखित, इसको आप कंप्लीट कर देंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है आपका क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर है आपका 86। नीचे लिखे वाक्यों में सही का चिन्ह लगाएं। फर्स्ट दिया है, यमुना नदी का पानी सुगंधित होता है। यमुना नदी का पानी सुगंधित होता है, गलत। पेज नंबर है आपका 86। ख, नहरें बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक होती है, सही। साफ सुथरा जल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, सही। भविष्य में यमुना नदी संभवतः कुछ साफ हो जाएगी, सही। यमुना की प्रमुख सहायक नदी है गंगा, गलत। गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद हम लोग आते हैं भाषा ज्ञान नंबर 1। रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखें। नदी की सफाई के लिए योजना बनाई गई है। नदियों की सफाई के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। नंबर 6, शहरी कचरे में कार्बनिक पदार्थ होता है। शहरों के कचरे में कार्बनिक पदार्थ होते हैं।
मथुरा में कपड़ों की रंगाई के कारखाने हैं। नदियों की सफाई के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। शहरों के कचरों में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मथुरा में कपड़ों की रंगाई के कारखाने। भाषा ज्ञान नंबर 2, और तथा अन लगा करके आपको उपसर्ग लगाना है और अन उपसर्ग और आपको एक नए शब्द बनाना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा होमवर्क। जैसे आपका यहाँ पे आपके बुक में लेफ्ट साइड में अ लिखा है और ऊपर सबसे ऊपर वर्ड लिखा है ना नियंत्रित। ओके, अब इसको अ उपसर्ग लगा करके आपको शब्द बनाना है। यहाँ आपकी बुक में जगह दिया हुआ है। अ में जब अ उपसर्ग को नियंत्रित में जोड़ेंगे तो वर्ड आपका बनेगा अनियंत्रित, यानी जिसको रोका नहीं जा सके। नियंत्रित मतलब रोकना, अनियंत्रित मतलब नहीं रोकना। तो सबसे पहले आपको अ उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाना है। जो शब्द आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है उसको जोड़ करके नया शब्द आपको लेफ्ट साइड में बनाना है। उसी तरह दूसरे साइड में देखिए आपका अन दिया हुआ है। अब अन उपसर्ग को जोड़ करके दिए हुए शब्द में आपको एक नया शब्द बनाना है, जैसे अन और सबसे ऊपर यहाँ पे दिया होगा जान। अब नया शब्द आपका क्या बनेगा? अनजान, जिसको आप नहीं पहचानते हैं। ठीक है, इस तरह से कर करके आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बुक में ही करना है, भाषा ज्ञान। ओके, भाषा ज्ञान है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को अलग अलग रंग की पेंसिल से रेखांकित करें। आपको बताना है बुक में ही उसी सेंटेंस में अलग अलग पेंसिल के द्वारा कौन सा शब्द उद्देश्य है और कौन सा विधेय। उद्देश्य किसको कहते हैं? जिसके बारे में बात की जाती है, यानी सब्जेक्ट उद्देश्य है, कर्ता उद्देश्य है, और कर्ता जिस काम को करता है वो कहलाता है विधेय। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, पेंसिल से 2 कलर अलग अलग पेंसिल यूज करिएगा ताकि आपको पता चल जाए कौन सा उद्देश्य है कौन सा विधेय है। फर्स्ट थर्ड वन में क, दिल्ली यमुना के किनारे स्थित है। तो दिल्ली आपका क्या है? उद्देश्य। इसको अलग अलग कलर की पेंसिल से करके और ऊपर दिए से लिख सकते हैं उद्देश्य। ओके, यमुना के किनारे स्थित है, दूसरे कलर से अंडरलाइन करके ऊपर लिख दीजिएगा विधेय। अलग अलग पेंसिल से आपको रेखांकित करना है। यमुना के किनारे स्थित है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा दूसरे कलर की पेंसिल से, इसको दूसरे कलर से, और उसके ऊपर ऊपर उद्देश्य लिख लीजिएगा। एक बार लिखेंगे तो सारे के लिए वही यूज हो जाएगा। सेकंड है सरस्वती नदी अब विलुप्त हो गई है। उद्देश्य वाले लाइन में आपका आएगा सरस्वती नदी और विधेय में आपका क्या हो जाएगा? अब विलुप्त हो गई है। अभी गंदगी की वजह से या मिट्टी की वजह से अब इसका अस्तित्व समाप्त हो चुका। पहले जहाँ पे प्रयागराज में 3 नदियां मिलती थी, अब गंगा और यमुना का ही मिलन वहां दिखाई देता है। ग है आगरा में अनेक कारखाने हैं। तो आगरा आपका उद्देश्य हो जाएगा। आगरा में उद्देश्य वाले लाइन में लिखेंगे। ओके, और अनेक कारखाने हैं विधेय।
लास्ट वन घ, यमुना के किनारे 8 प्रमुख शहर स्थित हैं। घ उद्देश्य हो जाएगा यमुना के किनारे 8 प्रमुख शहर है विधेय। प्रमुख शहर स्थित है। सब सारे को एक कलर से करिएगा ताकि आपको उद्देश्य समझ में आ जाए। एक कलर से सारे उद्देश्य को अंडरलाइन करिएगा और विधेय को एक दूसरे कलर की पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। ऊपर लिख भी दीजिएगा ताकि आपको एग्जाम के लिए इजी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है लेसन नंबर 50। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंदी 1 शुरू करेंगे। यहाँ पर आपका हिंदी 2 पोर्शन कंप्लीट हो गया है। पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।